हौसला रख, हालात बदल जाएंगे। मेहनत कर, हौसला रख, हालात बदल जाएंगे। तेरे सीने पे वर्दी के सितारे चमक जाएंगे। और जिस दिन पहन ली है तूने वर्दी ए वतन की, कि जिस दिन पहन ली है तूने वर्दी वतन की, तेरी माँ बाप के सपने तेरी आंखों में चमक जाएंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे आज इस सेशन में जुड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो प्यारे बच्चे सभी वर्दी पहनकर अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। इसी सिलसिले में प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य, सेल्स प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं। अ, प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? प्यारे बच्चों, यदि हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो कोशिका होती है वो जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा इसमें फर्स्ट है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन। प्यारे बच्चों, यदि रॉबर्ट ब्राउन की हम बात करते हैं तो इन्होंने हमारे न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की थी। यदि हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, एम जे स्लाइडेन और थियोडोर श्वान, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन सी और डी इसका सही आंसर नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका, डेड सेल का खोज करके सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर सही है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। तो आइए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करें प्यारे बच्चों, तो लाइजोसोम का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली, जिसे हम इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि लाइजोसोम के अंदर कुछ ऐसे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि अपविष्ट पदार्थ को या अनवेस्ट प्रोडक्ट को पचाने का कार्य करते हैं। यदि हम इसकी राइबोसोम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का सिंथेसिस करना। यदि हम गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं तो एक कोशिका के अंदर जो पदार्थ बन रहा है उसको पैकेजिंग करने से लेकर उसको ट्रांसपोर्ट करना, इसका कार्य होता है गोल्जी बॉडीज का। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा ग्रह कहते हैं कोशिका का। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आत्महत्या की थैली हम किसे कहते हैं? जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वैक्यूल जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है संग्रहण का या स्टोरेज का। वैक्यूल का मुख्य कार्य होता है स्टोरेज का या संग्रहण का। यदि हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का कार्य होता है कंट्रोल करने का या नियंत्रण करने का। यदि हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं प्यारे बच्चों, सेंट्रोसोम का कार्य होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करने का। यदि हम बात करते हैं लाइजोसोम की, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, लाइजोसोम को हम आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसे एंजाइम जो कि अपशिष्ट पदार्थों को पाचन करने का या डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, लाइजोसोम। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी लाइजोसोम सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है? प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स इन विच ऑर्गेनली ऑफ द सेल? यदि हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो इसके पहले हमने बात की राइबोसोम। राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, प्रोटीन का निर्माण करना। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल या शक्ति ग्रह भी कहते हैं। यदि हम
प्यारे बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यह एक झिल्ली होती है जो पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में या आवागमन में सहायक होती है। हमारे प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, इन सभी का ट्रांसपोर्ट करना, आवागमन का काम होता है हमारे कोशिका का। और प्लास्टिड्स की यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो प्लास्टिड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस का। तो इसका जो प्यारे बच्चों सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन का फॉर्मेशन हमारे राइबोसोम के अंदर होता है। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए सिलेक्ट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए राइबोसोम सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर ऑप्शन ए सही है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का नियंत्रण केंद्र हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल? आइए यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बच्चों वो फ्लूइड होता है, वो लिक्विड होता है जो किसी एक कोशिका के अंदर होता है। ये सेल फ्लूइड होता है जो एक कोशिका के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। यदि हम क्लोरोप्लास्ट की यदि हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है फोटोसिंथेसिस या भोजन बनाना। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं अंतःप्रदवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो प्यारे बच्चों इसका भी कार्य होता है, वो होता है ट्रांसपोर्ट का। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा केंद्र क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारी कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल सेंटर होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी केंद्र क्या न्यूक्लियस सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो है हमारा क्वेश्चन, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल मेड ऑफ? पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वह किसकी बनी होती है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो काइटिन जो होता है हमारा, यह हमारा जो कवक होता है, हमारा फंगी होती है, उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक या फंगी की। यदि हम बात करते हैं कि प्रोटीन की प्यारे बच्चों, तो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में और इसका मुख्य कार्य होता है स्ट्रक्चर प्रदान करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करना। यदि हम लिपिड की बात करें प्यारे बच्चों, तो लिपिड वह लिक्विड होता है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर रहता है या तरल पदार्थ कह सकते हैं हम। इसका जो सी आंसर प्यारे बच्चों वो है सेल्यूलोस। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोस की बनी होती है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी सेल्यूलोस सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप थोड़ा सा विशेषकर ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कॉल्ड? कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी। प्यारे बच्चों टिश्यू का अध्ययन जो होता है हमारा, ऊतकों का अध्ययन, उसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतकों के अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। यदि हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो डर्मेटोलॉजी, स्किन का या त्वचा का जो हमारा अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। स्किन या त्वचा के अध्ययन को हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। यदि हम एंथोलॉजी की बात करें तो प्यारे बच्चों हिस्ट्री के या प्राचीन समय के इतिहास को संग्रहण करना, इकट्ठा करना, उसे हम कहते हैं एंथोलॉजी। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर वो है हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या फिर कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी साइटोलॉजी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर सही है। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? प्यारे बच्चों हमने रॉबर्ट हुक की बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स की खोज की थी। यदि हम लुईस पास्चर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज का जो हमारा टीका होता है रेबीज वैक्सीन, उसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। और यदि हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज की थी। इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की या केंद्रक की।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो पेशी कोशिका या मसल कोशिका जो होती है हमारा, इसका मुख्य कार्य होता है गति का या मूवमेंट का। मतलब हमारे शरीर में होने वाले जितने भी मूवमेंट, जितनी भी गति है वो किसकी सहायता से होते हैं? हमारे मसल सेल की। रक्त कोशिका की बात करें प्यारे बच्चों तो इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का। रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है परिवहन का। यदि हम लिवर सेल या यकृत कोशिका की बात करते हैं बच्चों तो इसका मुख्य कार्य होता है बाइल जूस का निर्माण करना। बाइल जूस एक पाचक एंजाइम है जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो जिन इसका जो सही आंसर हो प्यारे बच्चों वो हो गया हमारा नव सेल, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो इसका जो सही आंसर होने वाला प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, नव सेल या तंत्रिका कोशिका। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हम बात करते हैं बच्चों कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी? हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी बात की थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही, कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन या सेल थ्योरी किसने दी थी। तो मैं आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे कमेंट में इसका आंसर एकदम सही गैस करेंगे। तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। और वॉटसन एंड क्रिक को डीएनए का स्ट्रक्चर देने के लिए या डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज करने के लिए उनको नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, वॉटसन एंड क्रिक को। यदि हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं बच्चों तो रॉबर्ट ब्राउन थे हमारे केंद्रक के खोजकर्ता, या न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यदि हम मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या स्लाइडेन या स्वान ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डीएनए मुख्य रूप से कहां स्थित होता है? वेयर इज डीएनए प्राइमरी लोकेटेड? डीएनए जो होता है हमारा मुख्य रूप से कहां स्थित होता है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो राइबोसोम, जैसे कि बच्चे हम सभी जानते हैं राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। यदि हम गोल्जी बॉडीज की बात करते हैं बच्चों तो कोशिका के अंदर पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्ट का जो कार्य होता है वो करती है हमारी गोल्जी बॉडीज। पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है हमारी गोल्जी बॉडीज। यदि हम बात करते हैं रिक्तिका की या वैक्यूअल की तो बच्चों वैक्यूअल का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है संग्रहण का या स्टोरेज का। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस। डीएनए जो होता है मुख्य रूप से हमारे केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए केंद्रक या न्यूक्लियस सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो अब बच्चे बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम, किसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द किचन हाउस ऑफ द सेल? किचन का मतलब होता है प्यारे बच्चों किचन में हम भोजन बनाते हैं। तो कोशिका के अंदर भोजन बनाने में कौन सहायता करता है? यदि प्यारे बच्चों हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है संग्रहण का। क्रोमोप्लास्ट का होता है प्यारे बच्चों, क्रोमोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है फलों और फूलों को रंग प्रदान करना। क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है फूलों को रंग प्रदान करना। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं बच्चों तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है एनर्जी का स्टोर करना, या माइटोकॉन्ड्रिया को हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसे हम शक्ति ग्रह भी कहते हैं।
इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो भी क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, वो सूर्य की किरण को या सूर्य के प्रकाश को सोखता है और पत्तियों के अंदर ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो इस तरह से क्लोरोफिल जो होता है वह पौधों को भोजन बनाने में सहायक करता है या फिर सहायक होता है। क्लोरोफिल जो होता है हमारा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी क्लोरोफिल सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज द सेल मेम्ब्रेन? प्यारे बच्चों, कोशिका झिल्ली जो होती है वो हमारी कोशिका को एक तो स्ट्रक्चर प्रदान करती है, एक आकार प्रदान करती है। दूसरा, यह हमारी कोशिका को सुरक्षा या सिक्योरिटी भी प्रदान करती है। और तीसरा, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है चीजों का आवागमन करना या ट्रांसपोर्ट करना। तो यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो पारगम्य में झिल्ली वह झिल्ली होती है जो सभी चीजों को ट्रांसपोर्ट होने देती है, सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट होने देती है, वो होती है हमारी पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन। यदि हम ऑप्शन बी की बात करते हैं तो अपारगम्य वह झिल्ली होती है जो किसी भी चीजों का आवागमन नहीं होने देती। जो हमारी अपारगम्य झिल्ली होती है वह किसी भी चीज का आवागमन नहीं होने देती। इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम एक और भाषा में सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यह कुछ ही चीजों को आने देती है और कुछ ही चीजों को जाने देती है। मतलब यह पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं करती, यह केवल सिलेक्टिवली कुछ चीजों का ही आने देती है और कुछ चीजों को ही अंदर से बाहर जाने देती है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन सी, अर्ध परागरम झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रक की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? यह क्वेश्चन हम लगभग लगभग आज की क्लास में लगभग 3 से 4 बार इसकी हम बात कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। आइए हम इसका क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। यदि हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम या सबसे पहले सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यदि हम बात करते हैं कैमिलो गोल्जी की, तो गोल्जी बॉडी जिसका काम होता है पैकिंग का, उसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। परकिंजी ने प्यारे बच्चों प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने केंद्रक की या न्यूक्लियस की खोज की थी। मैं आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही गेस किया होगा। ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन जो थे हमारे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की या न्यूक्लियस की खोज की थी। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन सिलेक्ट किया था उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की होती है? व्हाट टाइप ऑफ सेल डज अ बैक्टीरियम हैव? जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की होती है? प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है। न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है, वो होती है हमारी यूकेरियोटिक कोशिका। बहुकोशिकीय वो होती है प्यारे बच्चों जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। विकसित केंद्रक वाली भी नहीं होती। इसका जो सेल प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नाभिक नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है सीधे साइटोप्लाज्म में जुड़ा होता है। इसलिए इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की कोशिका? जीवाणु की जो कोशिका होती है वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर अंगों की अभाव देखने को मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर अब्सेंस ऑफ बॉडी कह सकते हैं कि इन लोगों इस चीजों का अभाव होता है। तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल?
कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसे कहते हैं? मुद्रा का बच्चों यदि हम बात करें तो मुद्रा का मतलब होता है करेंसी। हम किसी भी सामान को खरीदने के लिए, लेन देन करने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं मुद्रा। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा हम किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, यदि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड है, ये इसका सही आंसर नहीं है। आरएनए का काम होता है प्यारे बच्चों, इसका काम होता है मैसेज पहुंचाना। ग्लूकोज, ग्लूकोज एक एनर्जी का सोर्स है बच्चों, एनर्जी का स्रोत है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस प्रकार से हम किसी भी सामान का लेन देन करने के लिए मुद्रा का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी जो कोशिका होती है वो किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को करने के लिए एटीपी का खर्च करती है या एटीपी का यूज करती है। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो होती है हमारी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी एटीपी सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। एटीपी जो होती है हमारी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। मैं देख रहा हूं कि काफी बच्चों ने ऑप्शन सी एटीपी सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों में फलों और फूलों के रंग को कौन प्रदान करता है? हु प्रोवाइड्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, लगभग 2-3 क्वेश्चन पहले ही, कि किसी भी पौधों में उसके फलों और फूलों को रंग प्रदान कौन करता है। मैं आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में सही गेस करेंगे। तो आइए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जैसे हमने बात की थी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यदि हम ग्लूकोप्लास्ट की बात करते हैं बच्चों, तो ग्लूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है संग्रहण करना या स्टोरेज करना। यदि हम वैक्यूल की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें भी चीजें हो जो हमारी स्टोर होती है। इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है हमारा एक रंग वर्णक होता है, एक कलर पिगमेंट होता है, जो कि पौधों को या किसी भी एक प्लांट्स को उसके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। यदि पत्तियों की बात करें प्यारे बच्चों तो क्लोरोफिल होता है। यदि उसके फलों और फूलों की बात की जाए तो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है, वो क्या करता है? फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी क्रोमोप्लास्ट सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आई होप आप जितने भी प्यारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस? प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन ए है 23। बेटा 23 जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं या जोड़े होते हैं। क्रोमोसोम के जो हमारे होते हैं जोड़े वो होते हैं 23 पेयर्स। यदि हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक जोड़े के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यदि हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं 44, तो 44 भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। यदि प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या पूछा जाए तो जोड़ों की संख्या होती है 23। एक गुणसूत्र के अंदर 2 क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं एक जोड़े के अंदर। तो यदि आपसे गुणसूत्रों की कुल संख्या पूछी जा रही है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 46। और यदि आपसे जोड़ों की या पेयर्स की बात की जा रही है तो हमारे मानव के शरीर में कुल 23 गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी 46 सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे बिल्कुल इसका सही आंसर कर रहे हैं, और सभी प्यारे बच्चे जो भी इसका आंसर कर रहे हैं काफी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर अपशिष्ट निपटाने वाला अंग कौन सा है? विच ऑर्गेनली डिस्पोजेस वेस्ट विद इन अ सेल? जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि किसी भी एक कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको निपटाने का काम या उनको रिमूवल का काम कौन करता है? यदि प्यारे बच्चों राइबोसोम की हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, या यूं कहें प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन फॉर्मेशन।
प्रोटीन का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी जैसे हम बात कर चुके हैं, गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य होता है एक कोशिका के अंदर पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्ट का कार्य करना। पैकेजिंग का कार्य करती है हमारी गोल्जी बॉडीज। माइटोकॉन्ड्रिया के बच्चों हम बात करें, जैसा कि हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा संग्रहित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अंदर एटीपी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए, लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि लाइजोसोम के अंदर ऐसे पाचन एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से निकालने में सहायक होते हैं। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए लाइजोसोम सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लाइजोसोम। लाइजोसोम कोशिका के अंदर अपशिष्ट निपटाने वाला अंग होता है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए लाइजोसोम सिलेक्ट किया था सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती? विच इज द स्मॉलेस्ट सेल? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो शुतुरमुर्ग की जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। यदि हम अगले ऑप्शन की बात करते हैं सी, अमीबा की, तो प्यारे बच्चों अमीबा एक जीव है जो कि यूनिसेलुलर है। और यदि हम इसके अगले ऑप्शन की बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, जब WBC जो होती है हमारे प्यारे बच्चों, यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करती है। या फिर हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी वो होती है जो हमारे शरीर से बीमारियों हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में सहायक होती है, इम्यूनिटी। मेरे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है बच्चों वो होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। यदि सबसे बड़ी कोशिका पूछी है बच्चों तो आपको होगा उसका ऑप्शन होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। अब आइए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन सा होता है? कोशिका विभाजन में सहायक अंग कौन सा होता है? मैं आशा करता हूं सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे। तो आइए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, रिक्तिका वैक्यूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं इसका मुख्य कार्य बच्चों स्टोरेज का, स्टोरेज यानी संग्रहण करना। यदि हम लाइजोसोम की बात करें बच्चों तो हम बात करते आ रहे हैं लाइजोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यदि हम केंद्रिका न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों तो इसका कार्य होता है कहीं ना कहीं हमारी कोशिका को कंट्रोल प्रदान करना, नियंत्रण प्रदान करना। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है हमारे ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है हमारा कोशिका विभाजन में सहायक अंग होता है। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी सेंट्रोसोम सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। सेंट्रोसोम जो होता है हमारा कोशिका विभाजन में सहायक अंग होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों का परिवहन और पैकेजिंग कौन करता है? व्हाट ट्रांसपोर्ट्स एंड पैकेजिंग सब्सटेंस। ये क्वेश्चन भी लगभग लगभग हम 6 से 7 बार रिपीट कर चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि प्यारे बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं इसका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एकदम सही देंगे कि पदार्थों का परिवहन और पैकेजिंग कौन करता है। प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो अंतःप्रद्रवित जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करती है। कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्ट का या परिवहन का कार्य करती है। राइबोसोम की बात करें जैसे बच्चे हम जानते हैं राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना। और केंद्र क्या न्यूक्लियस का काम होता है हमारी कोशिका को कंट्रोल या नियंत्रण प्रदान करना। इसका जो सेंस है प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडीज। हम शुरू से बात करते आ रहे हैं गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर पैकेजिंग का कार्य करना और उस पदार्थ को सही जगह पर ट्रांसपोर्ट करना। तो गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य होता है परिवहन और पैकेजिंग का। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? यदि हम अनुवंशक की बात करते हैं बच्चों, तो मेंडल को अनुवांशिक के जनक कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे पेयर होते हैं जो कि डीएनए मटेरियल को अपने अंदर संग्रहित करते हैं। डीएनए की बात करें बच्चों, तो डीएनए के अंदर भी हमारे जो अनुवांशिक गुण होते हैं, हमारे पूर्वजों के गुण होते हैं, वह इसके अंदर इकट्ठे होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। केंद्रक जो होता है बच्चों, केंद्रक का मुख्य कार्य होता है नियंत्रण का। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी, जीन्स। अनुवांशिकता की इकाई या यूनिट ऑफ हेरिडियम किसे कहते हैं? जीन्स को। या ऑप्शन सी, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी जीन्स सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। अनुवांशिकता की इकाई या यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है हमारा जीन्स, ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रोटीन निर्माण का संदेश कौन ले जाता है? व्हाट कैरीज द मैसेज फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन? प्रोटीन निर्माण का संदेश कौन ले जाता है? तो आइए हम इसका क्वेश्चन ऑप्शन डिस्कशन करते हैं। डीएनए बच्चों, डीएनए के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वसा जो फैट होता है बच्चों, फैट का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है, एनर्जी प्रोवाइड। यदि हम ग्लूकोज की बात करें प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज जो होता है हमारा एक एनर्जी का सोर्स होता है कि ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी सोर्स। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारे एम आर एन ए। एम आर एन ए का प्यारे बच्चों पूरा नाम होता है मैसेंजर आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए। प्यारे बच्चों आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए हमारा तीन प्रकार का होता है। टीआरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है हमारा आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी, एम आरएनए। एम आरएनए जो होता है हमारा प्रोटीन निर्माण का संदेश लेकर जाता है। यदि शरीर में प्रोटीन बन रहा है तो उसके निर्माण का जो संदेश होता है वो हमारा एम आरएनए या मैसेंजर आरएनए लेकर जाता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी एम आरएनए सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर क्या कहते हैं? व्हाट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कॉल्ड? जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक को मिलाकर जो हमारा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो साइटोप्लाज्म बच्चों हमारी कोशिका के अंदर जो लिक्विड होता है, द्रव्य होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर या सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, कोशिका के अंदर द्रव होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यदि हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें बच्चों, तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर जो हमारा लिक्विड होता है, हमारा द्रव होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस फ्लूइड या न्यूक्लियस लिक्विड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यदि हम वैक्यूओली और रिक्तिका की बात करते हैं बच्चों, तो इसका कार्य होता है वाटर स्टोरेज का या पानी के संग्रहण का। इसका जो प्यारे बच्चों सही आंसर है वो है हमारा प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन ए। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर जो हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म्स अ प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन ए। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए प्रोटोप्लाज्म सिलेक्ट किया है सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में पूरी होती है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस? बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन भी है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। इसके अंदर हमारे होते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा यदि हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें बच्चों, तो इसका कार्य होता है रंग प्रदान करना, रंग प्रदान करना। और राइबोसोम की बात करें बच्चों, तो राइबोसोम का कार्य हम जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण करना। इसका जो सेंसर है बच्चों वो है हमारा केंद्र क्या, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर श्वसन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है। श्वसन की क्रिया जो होती है कोशिका के केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर होती है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए न्यूक्लियस या केंद्रक सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जंतु कोशिका में क्या उपस्थित होता है? व्हाट इज अब्सेंट इन अ एनिमल सेल? जंतु कोशिकाओं के अंदर क्या उपस्थित होता है? ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इनमें से ऐसी चीज है जो केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होती है, जो केवल पादप कोशिका या प्लांट सेल के अंदर ही उपस्थित होती है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल कमेंट में सही गेस करेंगे। तो आइए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वो प्लांट सेल में भी होता है और हमारा एनिमल सेल में भी होता है। प्लांट सेल में भी होता है एंड एनिमल सेल में भी होता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें प्यारे बच्चों, दोनों ही कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। यदि हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें बच्चों, तो दोनों की ही पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। इसका जो सेंस है प्यारे बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कोशिका भित्ति जो होती है हमारी वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, हम लगभग लगभग 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि पादप कोशिका भित्ति या सेल वॉल जो होती है हमारी केवल प्लांट सेल में या पादप कोशिकाओं में भी होती है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका का सबसे बड़ा अंगक जंतु कोशिका में कौन सा है? कोशिका का सबसे बड़ा अंगक जंतु कोशिका में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करें बच्चों, जैसा हम जानते हैं इसका होता है मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा का संग्रहण करना है कह सकते हैं। गोल्जी बॉडीज की प्यारे बच्चों हम बात करें तो गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य होता है गोल्जी बॉडीज का मुख्य कार्य होता है पैकेजिंग का। लाइसोसोम का कार्य मुख्य कार्य होता है बच्चों सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली या पाचन का। बच्चों इसका जो सेंस है हमारा ऑप्शन सी कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है जंतु कोशिका के अंदर, वो होता है हमारा केंद्र क्या न्यूक्लियस। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी केंद्र क्या न्यूक्लियस सिलेक्ट किया था उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गैस करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? हम भी लगभग लगभग इस सेशन में हमने 2-3 बार इसकी बात कर ली है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो एडिनोसिन ट्राइटेट भी इसका सही आंसर नहीं है, अमीनो ट्राइफॉस्फेट भी इसका सही आंसर नहीं है, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन ए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन पर। पादप कोशिका में जल संचय का कार्य कौन करता है? व्हाट स्टोर्स वाटर इन अ प्लांट सेल? इसकी बात बच्चों आज के सेशन में लगभग लगभग 6 से 7 बार हमने कर ली है। मैं उम्मीद करता हूं सभी प्यारे बच्चे इसका सही आंसर भी कमेंट में एकदम सही गैस करेंगे कि पादप कोशिका में जल संचय का कार्य कौन करता है। व्हाट स्टोर्स वाटर इन अ प्लांट सेल? एक बार इसके ऑप्शन डिस्कशन करते हैं बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है एटीपी का निर्माण करना, ऊर्जा प्रदान करना। केंद्रक का काम होता है बच्चों नियंत्रण प्रदान करना। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है हमारा वैक्यूल्स। राइबोसोम का प्यारे बच्चों मुख्य कार्य होता है हमारा प्रोटीन का निर्माण करना। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन सी वैक्यूल या रिक्तिका। वैक्यूओल का प्यारे बच्चों जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो होता है पानी का संग्रहण करना या वाटर स्टोरेज करना। पादप कोशिका में जल संचय का कार्य करता है हमारा वैक्यूओल या रिक्तिका। एक प्लांट सेल के अंदर एक पादप कोशिका के अंदर जो पानी का जो संग्रहण होता है स्टोरेज होता है वो करता है हमारा वैक्यूओल या रिक्तिका।
ऑप्शन सी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी वैक्यूल या रिक्ति का सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ सभी प्यारे बच्चों को इसके आंसर्स आए होंगे और हम अच्छी खासी मेहनत करके प्यारे बच्चों अपने सपने को पूरे करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करें। इसी के साथ हम चलते हैं, हम मिलेंगे कल के सेशन में। जय हिंद।